क्या किया था? मूवी के शुरू में एक टास्क फोर्स टीम को दिखाते हैं जिस टीम की लीडर एक लड़की एंडी है और बाकी 3 लड़के जिसमें से एक का नाम बुकर है, दूसरे का नाम जो और तीसरे टीम मेंबर का नाम निकी है। ये टीम किसी देश, किसी फौज या किसी खुफिया संगठन से जुड़ी नहीं है। ये एक तरह से प्राइवेट टास्क फोर्स मिशन की टीम है जिन्हें दुनिया भर के छोटे बड़े देश हर तरह के मुश्किल और नामुमकिन मिशंस को पूरा करने के लिए हायर करते हैं और काम पूरा होने पे उनको मुंह मांगे पैसे भी दिए जाते हैं। इसी तरह इस बार इस टीम को CIA का एक एजेंट कोपले इस टीम से मिलने आता है और CIA की तरफ से उनको एक मिशन देता है जिसमें उस टीम को सूडान के एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करना है क्योंकि उस ग्रुप ने सूडान के एक स्कूल से 25 छोटी और मासूम बच्चियों को किडनैप कर लिया है और जल्द ही उन सब लड़कियों को दुनिया में अलग अलग जगह बेच दिया जाएगा। तो एंडी इस मिशन को पूरा करने के लिए कोपले से डील कर लेती है और अगले ही दिन वो अपनी टीम को लेकर कोपले की बताई गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उस टेररिस्ट ग्रुप के ठिकाने पे पहुंच जाती है जहां उन बच्चियों को किडनैप करके रखा गया था। तो कुछ लोगों से निपटने के बाद एंडी और उसकी टीम बच्चियों को बचाकर वहां से ले जाने के लिए उस कमरे में घुसते हैं तो वहां कोई किडनैप हुई बच्चियां नहीं थी। तब एंडी को पता चलता है कि ये मिशन असल में एंडी और उसकी टीम को खत्म करने के लिए है। तभी वहां बहुत सारे हथियारबंद सिपाही आ जाते हैं जो एंडी और उसकी टीम पे गोलियों की बरसात करना शुरू कर देते हैं और गोलियों से उन चारों को छन्नी करके मार डालते हैं। लेकिन कुछ मिनट बाद एंडी और उसकी टीम अनगिनत गोलियां खाने के बाद भी दोबारा जिंदा होने लगते हैं। उनको लगी गोलियां वापस बाहर निकलने लग जाती हैं और उनके जख्म वापस भरने लग जाते हैं और वो चारों वापस उठते ही उन सब हथियारबंद सिपाहियों पे हमला कर देते हैं और वहीं मौजूद एक को बहुत बुरी तरह मारना शुरू करते हैं और अपनी लड़ाई की काबिलियत से वो 4 लोग उन काफी सारे सिपाहियों को कुछ ही देर में जान से मारकर ढेर कर देते हैं। जिसके बाद एंडी उस कमरे में लगे कैमरे को भी देख लेती है और वो समझ जाती है कि कोपले ने इन लोगों को धोखा देकर वहां मरवाने के लिए जाल बिछाया था। जिसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी दिखाते हैं कि कोपले ने इन चारों को मरवाने के लिए उस मिशन पे इसलिए भेजा था ताकि उनकी काबिलियत और अमर रहने की पावर को कैमरे में रिकॉर्ड करके उस टाइम की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी के CEO मैरिक को सबूत के तौर पे दिखा सके ताकि इनकी अमर रहने की पावर के ऊपर रिसर्च करके इंसानों की भलाई और लंबी जिंदगी जीने का फॉर्मूला बनाया जा सके। कोपले की ये सोच थी क्योंकि उसकी बीवी कैंसर जैसी बीमारी से मारी गई थी। उसके बाद वो इंसानों की भलाई के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन मैरिक की सोच असल में कुछ और थी और वो बस खुद अमर होने का फॉर्मूला निकालना चाहता था और दुनिया पे राज करना चाहता था। और उस शूट आउट की वीडियो देखने के बाद मैरिक कोपले और अपनी बनाई प्राइवेट आर्मी को उन चारों को ढूंढ कर लाने के काम में लगा देता है। और अब दूसरे सीन में दिखाते हैं कि US आर्मी की एक टुकड़ी जो अफगानिस्तान में एक नामी टेररिस्ट को ढूंढने के मिशन पे थी, उसी टुकड़ी में एक लड़की सिपाही जिसका नाम नाइल फ्रीमैन है जो उस टेररिस्ट को पकड़ने के बीच गले पे वार खाने की वजह से मारी जाती है। लेकिन जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो नाइल वहाँ कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसका गला कटने का निशान भी कुछ ही देर में गायब हो जाता है। और जब ये वाकया पेश आता है तो एंडी और उसके साथी जो अपने सेफ हाउस जाने के रास्ते में थे उन चारों को एक साथ नाइल के साथ हुए इस हादसे का ख्वाब आता है जो असल में एक हकीकत है। और चारों को ये ख्वाब एक साथ इसलिए आता है क्योंकि नाइल भी उन अमर योद्धाओं में से एक है और अब से वो भी उन चारों की अगली साथी है। तो एंडी ये सब समझ चुकी थी तो वो अपने बाकी साथियों को कोपले को ढूंढने का बोलकर अकेले नाइल को लेने चली जाती है कि इससे पहले दुनिया को उसकी अमर होने की ताकत का पता चले। वहीं अफगानिस्तान के कैंप पे नाइल जब अकेली बैठी होती है तो एंडी वहाँ पहुंचकर नाइल को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है और रास्ते में जब नाइल को होश आता है तो वो चलती हुई गाड़ी से कूदकर भागने की कर रही होती है तो एंडी गाड़ी से उतरकर नाइल को भागते हुए पीछे से सर पे गोली मार देती है जिसकी वजह से नाइल वहीं गिर के मर जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भी दोबारा जिंदगी में वापस आ जाती है और उसके सर पे लगी गोली का जख्म भी वापस भर जाता है। ये सब देख के नाइल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कुछ भी समझ नहीं पा रही होती तो एंडी वहाँ उसको ये सच्चाई समझाती है कि वो अब एक अमर योद्धा है और एंडी खुद इन अमर योद्धाओं की लीडर है जिसमें अब नाइल भी शामिल हो चुकी है। तो नाइल भी इन सब बातों की हकीकत जानने के लिए एंडी के साथ चली जाती है और वो दोनों अपने बाकी साथियों के पास सेफ हाउस पहुंचते हैं जहां नाइल इन सब के बारे में सारी हकीकत जान रही होती है। वहीं उसको ये भी पता चलता है कि इनका अमर होने का मतलब ये नहीं कि ये लोग कभी मर नहीं सकते। भले ही अमर होने की वजह से ये चारों सदियों से जिंदा हैं और अलग अलग तरह के दौर और जंगों से होते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि इनकी अमर होने की पावर खुद खत्म हो सकती है जैसा इनके एक पुराने साथी के साथ हुआ था। करीब 400 साल पहले एक जंग में इनका एक साथी बुरी तरह
जख्मी हो गया था और अचानक उसके जख्म भरना बंद हो गए थे, मतलब उसकी ये शक्ति खत्म हो चुकी थी और वो मारा गया था। फिर दिखाते हैं कि कुछ देर बाद जब एंडी और नाइल सेफ हाउस के बाहर थे तो वहाँ पीछे से मेरिक के हथियारबंद सिपाही इन लोगों को ढूंढते हुए उस सेफ हाउस तक पहुंचकर हमला कर देते हैं और उस हमले की आवाज सुनकर एंडी और नाइल फौरन अलर्ट हो जाते हैं और वापस सेफ हाउस के अंदर पहुंचते हैं। तब वहाँ बुकर ग्रेनेड की वजह से मारा जा चुका था और वो सिपाही निकी और जो को पकड़ के अपने साथ ले जा चुके थे। इतने में बुकर जब वापस जिंदा होता है तो ये सब देखकर एंडी समझ जाती है कि ये हमला फिर से कोपले की तरफ से हुआ है, जिसके लोग अभी फिर दोबारा इन लोगों के लिए वापस आएंगे। तो एंडी बुकर और नाइल को वहीं रुककर उसके सिग्नल मिलने तक का इंतजार करने का बोलकर उन पर हमला करने आने वाले हथियारबंद सिपाहियों से निपटने अकेले ही निकल जाती है और उन तक पहुंचकर अकेले ही काफी सारे दुश्मनों से भिड़ जाती है और अपनी खतरनाक लड़ाई के साथ एक एक करके वहां मौजूद हर हथियारबंद दुश्मन को मार रही होती है। जिसके बीच एंडी के कंधे पे भी खंजर से वार किया जाता है, लेकिन वो फिर भी कुछ ही देर में वहां सबको मारकर लाशों का ढेर लगा देती है। जिसके बाद एंडी की तरफ से बुकर और नाइल को भी वहां से निकलने का सिग्नल मिलता है तो वो सब वहां से निकल जाते हैं, जबकि कोपले निकी और जो को वहां से लेकर निकलने में भी कामयाब हो जाता है। तो एंडी बुकर और नाइल को लेकर अपने एक दूसरे सेफ हाउस पहुंच जाती है और वहां बुकर से कोपले को ढूंढने का बोलती है ताकि उन दोनों के ऊपर खतरनाक एक्सपेरिमेंट होने से पहले उनको बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ कोपले निकी और जो को मैरिक के पास लेकर पहुंच जाता है, जहां मैरिक पहले तो खुद उनके अमर रहने की पावर अपनी आंखों से देखने के लिए जो को चाकू से मारता है कि क्या वाकई इनके अंदर जख्मों को भरने की ताकत है या नहीं। तो उनकी ये पावर देखने के बाद मैरिक उन दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी लैब भेज देता है ताकि उनके अंदर से वो जेनेटिक कोड निकाल सके, जिसकी वजह से ये लोग हजारों सालों से अमर हैं। और दूसरी तरफ सेफ हाउस में बुकर जब कोपले को ढूंढने की कोशिश में लगा था तब एंडी को पता चलता है कि पिछली लड़ाई में जो उसके कंधे पे खंजर से वार हुआ था वो जख्म अभी तक भरा नहीं है, मतलब अब उसके जख्म भरने की और अमर रहने की पावर खत्म हो चुकी है और अब अगर वो मारी गई तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगी। ये देखकर एंडी थोड़ा घबरा जाती है और इस बात को बाकियों से छुपा लेती है। फिर दिखाते हैं कि पूरी रात कोपले को ढूंढने के बाद बुकर को उसके ठिकाने का पता चल जाता है तो वो फौरन एंडी को ये खबर देता है, जिसके बाद वो तीनों फौरन उसको पकड़ने निकल जाते हैं ताकि अपने बाकी साथियों को बचा सके। और कोपले के ठिकाने पे पहुंचने के बाद वो तीनों अपने हथियार वगैरह उठाते हैं तो बुकर एंडी को खुद से एक बंदूक उठाकर देता है जो असल में खाली थी। इतने में नाइल जो इस सब खून खराबे से परेशान हो चुकी थी वो एंडी और बुकर का साथ देने और उनके साथ आगे और खून खराबा करने से मना कर देती है और वापस अपने घर जाने का बोलती है। तो एंडी नाइल को जबरदस्ती अपने साथ चलने का नहीं बोलती, वो नाइल को आजाद कर देती है और अपनी वही बंदूक जो बुकर ने एंडी को कोपले के मिशन के लिए दी थी नाइल को अपनी हिफाजत के लिए दे देती है। तो नाइल वो बंदूक और उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं एंडी और बुकर अकेले ही कोपले को पकड़ने उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही वो लोग ढूंढते हुए कोपले तक पहुंचते हैं तब वहाँ बुकर एंडी को गोली मारकर गिरा देता है और उसको बांधकर काबू करने की कोशिश करता है। मतलब बुकर ये बताता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग हजारों सालों से जिंदा रहकर थक चुके हैं और हो सकता है कि ये कंपनी मैरिक वाकई अपने एक्सपेरिमेंट से कोई ऐसी दवा बना सके जिससे पूरी दुनिया के इंसानों को फायदा मिल सके। मतलब बुकर कोपले की बातों में आ चुका था और कोपले ने भी भलाई के लिए एंडी और उसके साथियों को पकड़वाया था। उसकी नियत हरगिज ये नहीं थी कि एंडी और उन चारों को गलत इरादों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इतनी देर में बुकर जब देखता है कि एंडी का जख्म खुद से नहीं भर रहा, मतलब अब उनके सामने ये सच्चाई आ जाती है कि अब एंडी अमर नहीं रही। ये देखकर बुकर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको अपनी इस हरकत का भी बहुत अफसोस होता है कि एंडी को इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए था। इसी के साथ कोपले भी यहाँ खुद गलत धोखे में था क्योंकि जब तक मैरिक वहाँ उन दोनों को लेने आता है तो कोपले को उसकी असलियत का पता चलता है कि मैरिक इन लोगों को सिर्फ अपने फायदे और पैसे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और मैरिक के लोग कोपले को भी वहीं बेहोश करके बुकर और एंडी को अपने साथ ले जाते हैं। इतने में नाइल जो वहाँ से जा चुकी थी और जब वो ये देखती है कि बुकर ने जो गन एंडी को दी थी वो असल में खाली है, मतलब वही समझ जाती है कि एंडी बुकर को धोखा देने वाला है। तो नाइल फौरन वापस कोपले के घर पहुंच जाती है ताकि एंडी को बचा सके, लेकिन तब तक मैरिक और उसके लोग उन दोनों को वहां से ले जा चुके थे और नाइल कोपले से उस जगह का पूछती है कि एंडी और उसकी टीम को कहाँ रखा गया है। तो अब यहाँ कोपले भी एंडी और नाइल की मदद करने के लिए उनका साथ देता है क्योंकि वो समझ चुका था कि मैरिक को सिर्फ अमर होने के फॉर्मूले से मतलब है। तो कोपले फौरन नाइल को लेकर मैरिक के ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ की लैब में उन चारों के ऊपर टेस्ट किए जा रहे थे। वो दोनों अंदर जाते हैं और नाइल कोपले को वहीं रुकने का बोलकर खुद अकेली ही एंडी और बाकी टीम को बचाने चली जाती है और ऊपर लैब ढूंढते हुए बीच में उसको मैरिक के कुछ गार्ड्स मिलते हैं जो नाइल को घुसपैठिया समझकर मार डालते हैं। लेकिन नाइल फिर से जिंदा होकर उन तीनों गार्ड्स को मारकर दोबारा लैब ढूंढने के लिए आगे
आगे बढ़ती है तो उसको बीच में कहीं मैरिक भी मिल जाता है, लेकिन तब तक मैरिक के बाकी गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं और नाइल पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। तो नाइल किसी तरह से बचते हुए भागती है और ढूंढती हुई उस लैब तक पहुंच जाती है और लैब की डॉक्टर को बेहोश करके फौरन एंडी और उसकी टीम को खोल देती है और बताती है कि इस बिल्डिंग में मैरिक की अपनी फौज है जिनसे हमें निपटकर मैरिक को खत्म करना होगा, क्योंकि वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहेगा। तो वो सब एक साथ हथियारों के साथ उस लैब से निकलते हैं और अपने सामने आने वाले सब गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। इतने में मैरिक का सिक्योरिटी हेड उन पांचों पे ग्रेनेड लॉन्चर से भी हमला करता है, जिसकी वजह से वो सब लोग वहां से बचकर आगे बढ़ते हैं और अपनी जंगी लड़ाई की काबिलियत से वहां मौजूद हर गार्ड्स को मारते हुए बढ़ते रहते हैं। और वो पूरी टीम एंडी को बचाने के लिए उसके ऊपर चलने वाली सब गोलियां भी अपने ऊपर ले रहे होते हैं। तो काफी सारे गार्ड्स को मारने के बाद मैरिक को ढूंढते हुए उसके पेंट हाउस तक पहुंच जाते हैं, जहां अंदर पहले से काफी सारे गार्ड्स दरवाजे पे निशाना लगाए बैठे थे। तो जो उस पेंट हाउस की विंडो से अंदर घुसकर वहां मौजूद सब गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ करता है, तब एंडी उस कमरे का दरवाजा उड़ाकर गार्ड्स को मारते हुए पेंट हाउस के अंदर आ जाती है। और वहां सबको खत्म करने के बाद वो लोग देखते हैं कि पेंट हाउस की लिफ्ट नीचे जा रही है, मतलब उनको लगता है कि मैरिक वहां से भाग रहा है। तो जो निकी और बूकर उसको पकड़ने बिल्डिंग के नीचे भागते हैं, वहीं नाइल एंडी के साथ ऊपर ही रुकती है। तभी मैरिक पीछे से आकर उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी फौरन ही मैरिक के हमले को काउंटर करते हुए अपनी कुल्हाड़ी से मैरिक के कंधे पे वार करती है और नाइल फौरन मैरिक को लेकर उस बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देती है, जिसमें मैरिक तो मारा जाता है। और जब तक एंडी और उसकी टीम नीचे पहुंचती है तो नाइल, जो इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरने के बाद बहुत बुरी तरह मारी जा चुकी थी, वो फिर से दोबारा जिंदा हो जाती है, जिसके बाद वो सब लोग वहां से अपने सेफ हाउस के लिए निकल जाते हैं और यहाँ इस मूवी की कहानी खत्म होती है।